Okay, so let us start topic refraction of light. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जैसे टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वी शुड नो। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है बेंडिंग ऑफ ray of light when it passes from medium 1 to medium 2। मतलब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। मीडियम कैन बी एयर, ग्लास, ग्लास वाटर, एनी टू मीडियम। सो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम 1, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टू मीडियम 2, ये भी शॉर्ट में लिख दिया मीडियम। अब मीडियम की मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, फिर समझना। जैसे मान लो ये एक ग्लास है, मान लेते हैं ये ग्लास है, ऐसे ऐसे समझ लेते हैं ये ग्लास स्लैब है और ये ऊपर एयर है और ये ग्लास है। तो एयर हो गया आपका मीडियम 1, ग्लास हो गया आपका मीडियम 2। तो क्या होता है कि रे ऑफ लाइट फॉल हुई, ये रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है, तो जिस पॉइंट पे फॉल होती है वहां 90 ड्रॉ करते हैं। तो लाइट शुड गो इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टी है। बट होता क्या है कि जब एक मीडियम, एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ये बेंड कर जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना बेंडिंग दिखाई है टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ दिखाई है, ये नॉर्मल है, एन एन डैश कहते हैं नॉर्मल को, एन एन डैश, और ये लाइट फॉल हुई है और यहाँ पे बेंड हो गई। तो इस बेंडिंग को, अच्छा कौन सी डायरेक्शन में बेंड होगा वो अलग कंसेप्ट है, बट ये जो बेंडिंग है ना, इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये तो एक केस हो गया, लेट अस से दिस इज केस 1। इसका हम केस 2 ले लेते हैं। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ऊपर ग्लास है और नीचे एयर है, ठीक है, ऐसे सपोज कर लेते हैं। अब फिर वही से केस लेते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from medium 1 to medium 2, तो उसको सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए रे ऑफ लाइट को। बट हमने यहाँ पे देखा इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बैंडिंग ये भी है, बैंडिंग ये भी है। कौन सी डायरेक्शन में बैंडिंग होगी वो बात की बात है, बट पहले है हमारा रिफ्रैक्शन है क्या। तो व्हेन रे ऑफ लाइट passes from medium 1 to another medium, bending of light occur, bending of light occur, this concept is called refraction। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हाँ ये जी सर। बैंडिंग की डायरेक्शन कौन सी होगी ये मुझे कैसे पता चलेगा, अब कंसेप्ट ये है। तो इसके लिए हमें दो चीजें और जाननी पड़ेंगी जिसे हम नोट की फॉर्म में समझ लेते हैं। नोट 1, पहला टॉपिक है हमारा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और इसी में हमारा दूसरा टॉपिक आएगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब मैं इसे समझाता हूँ वन बाय वन, समझो क्या होता है। देखो रेयरर मीडियम क्या होता है, इसको ना ऑप्टिकली रेयरर मीडियम भी कहते हैं, डेंसर मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। कॉमन नेम है रेयरर मीडियम और कॉमन नेम है डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम वो मीडियम है व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर एज कंपेयर्ड विद अदर मीडियम। तो रेयरर मीडियम की डेफिनेशन है द मीडियम इन विच, ऐसे लिख सकते हो, द मीडियम इन विच velocity of light, velocity of light is more as compared with other medium, as compared with other medium। जैसे आप यहाँ चेक करो, पहली एग्जांपल एयर टू ग्लास। तो एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ग्लास में पार्टिकल पास में होते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो पार्टिकल्स का फर्क पड़ जाएगा ना। तो एयर में पार्टिकल्स दूर है तो यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, ग्लास में कम होगी। तो एयर बन गया रेयर मीडियम, ग्लास बन गया डेंसर मीडियम। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, रेयर मीडियम क्या होता है।
वो मीडियम जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मोर हो एज कम्पेयर टू अदर मीडियम, मतलब कंपैरिजन में पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो डेंसर मीडियम की डेफिनेशन क्या बनी, बताइए क्या बनी? मीडियम इन विच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, लाइट इज लेस एज कंपेयर्ड विद अदर मीडियम। ये हमेशा कंपैरिजन में होगा, एज कंपेयर्ड विद अदर मीडियम। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन हो गया बैंडिंग ऑफ लाइट। बैंडिंग ऑफ लाइट समझने के लिए हमें मीडियम पता होना चाहिए, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो, डेंसर मीडियम होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो इन कंपैरिजन विद अदर मीडियम। अब हम बात करते हैं कि ये बैंड क्यों होता है, इसे हम कहते हैं कॉज ऑफ बैंडिंग। हेडिंग डाल लेते हैं कॉज ऑफ बैंडिंग। अब आप इसको समझना एकदम ध्यान से, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है? अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि आप चला रहे हो साइकिल, नॉर्मल रोड पे चला रहे हो, एकदम से रेता आ गया आगे, तो क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, बताओ? साइकिल चला रहे हो, मान लो आप रे हो, साइकिल चला रहे हो, तो एकदम से रेता आ जाता है, सैंडी लेयर आ जाती है आपके साइकिल के आगे चलाते हुए, या रोड पे गिरा रखी है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बोलो। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और आपका हैंडल भी हिल जाता है ना, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि नहीं होती? हैंडल भी हिल जाता है, देखो आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। बस ऐसा ही होता है कि ये एयर जो है ना, एयर एक आपकी प्रॉपर रोड है, जैसे ही वो ग्लास में आता है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, मतलब वो सैंडिमिटी मतलब पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं, तो इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। स्पीड को कम करने से या तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो अभी वो भी मैं बताता हूँ कैसे। कॉज ऑफ बेंडिंग है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो क्या है कॉज इसका, क्या बोला मैंने? कॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड चेंज होती है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it passes from one medium to another। समझ में आया मैंने क्या बोला? व्हाट इज अ कॉज? कॉज ऑफ बैंडिंग क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी। जैसे हम साइकिल चलाते हुए सैंडी लेयर आ गई आगे, मान लो रेता आ गया, तो हमारी स्पीड में फर्क पड़ता है और हमारा हैंडल भी हिल जाता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि बैंड होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, ये होने से बैंडिंग होती है, बट वो डायरेक्शन क्या होगी बैंडिंग की? तो इसमें हम लिखते हैं .1, इसी में कॉज ऑफ बैंडिंग में .1 जो ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, जो ऑब्जर्वेशन देखी गई है, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। जस्ट इसे नोट कर लो, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए पॉइंट या नोट 1 हम कह सकते हैं, नोट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं नोट 1। नोट 1 में लिखते हैं व्हेन a ray of light when a ray of light passes from rarer to denser। तो मैंने क्या बोला, क्या होगा? when a ray of light passes from rarer to denser then bends towards the normal। ये normal है ना, towards the normal, और ये भी 90 हमें ड्रॉ करना होता है normal। so bend towards normal, then bend टूवर्ड्स नॉर्मल। आ गया बेटा समझ में? तो इसी तरह से नोट 2 क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? बोलो, कोई एक बच्चा बोलो, तमन्ना आप बोलो, नोट 2 क्या बनेगा हमारा, अगर मैं इसी से रिलेटेड नोट 2 When a बनाऊं? right lay, when a right light, when हाँ a ray of light is हाँ, from पासेस denser फ्रॉम, medium हाँ डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा? बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो away हमारा from नोट the 2 normal. बन जाएगा कि अगर हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो क्या होगा? बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा? बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लो जी, से आप नोट कर लो। राइटिंग समझ में आ रही है? ज्यादा छोटी तो नहीं हो गई यहाँ पे राइटिंग? सर आ रही है समझ।
अब जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मैं यहीं पे समझाता हूँ, ये डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, यहीं पे समझा देता हूँ और आप बड़े आराम से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसमें से कोई भी डायग्राम ले सकते हैं, ये वाली डायग्राम ले लेता हूँ। देखो जो रे फॉल करती है ना, यहीं पे मार्क कर देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, लेट मी सिलेक्ट पेंसिल, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सेंटर पॉइंट, 0 पॉइंट, इसे मार्क कर देता हूँ ए और इसे मार्क कर देता हूँ बी। तो ए एंड ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे फॉल करती है ना, फॉल होने वाली रे, जो भी रे फॉल करती है मीडियम के ऊपर, इंटरफेस ऑफ मीडियम जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये अंदर से निकल जाती है बेंड होकर, तो जो ये अंदर से जा रही है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ओ। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो हमारा ए ओ है ये है हमारा इंसिडेंट रे, ए ओ इज इंसिडेंट रे। और हमारा ओ भी क्या होगा बेटा, फिर इस हिसाब से ओ भी क्या होना चाहिए, बोलो, रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं, रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, इसे हम बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो ए ओ है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंस रे। तो मुझे यहाँ की जगह दिख नहीं रही लिखने की, तो मैं ऐसे एरो घुमा के ऐसे लिख देता हूँ और ऐसे एरो डाल देता हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ इंसिडेंट रे। स्पेस कम पड़ गई। ओके, तो चलो आपको पता चल गया एओ इंसिडेंट रे है और रे जो अंदर चली जाए वो रिफ्रैक्टेड रे है। चलो पहला लॉ पढ़ के देखते हैं, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल ड्रॉन। अच्छा नॉर्मल ना रे नहीं होती, याद रखना, नॉर्मल इज नॉट अ रे। नॉर्मल तो 90 का होता है जो हमने खुद ड्रॉ किया है टू अंडरस्टैंड द एंगल्स, टू अंडरस्टैंड एंगल, बस इसीलिए होता है। चलो आगे समझो क्या कह रहा है। नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस होता है ये जहाँ पे ये रे आके टकरा रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसको इंटरफेस कहते हैं, सरफेस को। ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी सिंपल वे में बोलूं तो पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन शुड लाई ऑन सेम पॉइंट, बस ये मतलब है, शुड लाई ऑन सेम पॉइंट और सेम प्लेन। तो आई होप फर्स्ट वाला आप समझ गए होंगे, बिल्कुल लॉज ऑफ हाँ जी Yes, सर। sir. रिफ्लेक्शन से मैच करता है। एक बार दोबारा सुन लो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन शुड लाई ऑन सेम पॉइंट। तो ये पहला हो गया। सेकंड है स्नेल्स लॉ। जो हमारा ये सेकंड है ना, तो सेकंड का नाम है, सेकंड लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मुझे ये बताओ, मैथ में पढ़ लिया आपने साइन कॉस थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी? तो अभी नहीं पढ़ा होगा तो अभी फिलहाल आप इसे याद रखिए, ठीक है, बाकी हायर क्लासेस में आपका यूज होगा, अभी हमारे इस लेवल पे कोई खास यूज नहीं है। तो देखो क्या कहता है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, मतलब रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन आई मतलब साइन, साइन कॉस थीटा पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि अगर आप सेम मीडियम, अगर लाइट आपकी एयर टू ग्लास जा रही है, एंगल सेम है आने का, तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, सेम। या जब भी लाइट ऐसे आएगी तो साइन आई बाय साइन आर पर्टिकुलर केस के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये है हमारा स्नेल्स लॉ। सो जस्ट लर्न इट फास्ट अच्छे से। सो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हैं हमारे पास। अब हम जैसे आगे चलते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और फिर टॉपिक आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड
मैंने कुछ डायग्राम्स लगाई हैं जो रिफ्रैक्शन को डिनोट करती हैं कि कैसा दिखता है। अगर नेचुरल डेली लाइफ में आप देखोगे तो रिफ्रैक्शन हम इस तरह से देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये एक कप है, इस कप में ना यहाँ पे कॉइन पड़ा है। या जब आप स्विमिंग पूल करते हो वहां पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप स्विमिंग पूल के पास आके खड़े होते हो ना, तो आपको लगता है स्विमिंग पूल की तो जो डेप्थ है ना वो कम है ऊपर से। तो कई बार बच्चे ना गलती से जंप कर देते हैं, उनको पता चलो वो पानी तो बहुत ज्यादा है। यानी क्या होता है, आप अपने बाथरूम में भी ऑब्जर्व किया होगा कि बाल्टी का जो बेस होता है ना, जो बकेट का बेस, वो रेस्ड नजर आता है, ऊपर उठा हुआ है। ऐसा लगता है कि बाल्टी का बेस छोटा है, यानी छोटी बाल्टी है, बट एक्चुअल में बाल्टी गहरी होती है। तो ये रिफ्रैक्शन है। देखो होता क्या है, लाइट जो है ना, लाइट हमारी आंखों पे आती है, टकरा के बेंड होके आती है। अब जो हमारी आंख है ना वो बेंडिंग नहीं देख सकती, तो हमारी आंख ऐसे सीधा देखती है। तो सीधा देखने से बेस तो नीचे है, हमें यहाँ ऊपर की तरफ दिखता है। ऐसे ही अगर आप अपनी पेंसिल पानी में डालो तो लाइट जब आएगी हमारी आंखों में टकरा के, तो लाइट हो बेंड होके आती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। तो लाइट ऐसे बेंड होके आती है, तो हमारी आंख बेंडिंग नहीं देख सकती, हमारी आंख ना सीधी डायरेक्शन में देखती है। तो हमें लगता है ये पेंसिल टूट गई है, ये पेंसिल का उठा हुआ है। एक्चुअल में पेंसिल यहाँ पे है, हमें ऐसे उठी हुई दिखती है। तो ये सारा कंसेप्ट किस चीज का है, किस चीज का, रिफ्रैक्शन। इससे इल्यूजन भी क्रिएट होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट बेंड हो जाती है, तो हमारी आंख बेंडिंग नहीं देखती, हमारी आंख स्ट्रेट देखेगी, स्ट्रेट देखेगी, जिस कारण हमें बेस जो है अपीयर टू बी रेज्ड होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बेस इज अपीयर टू बी रेज्ड। बोलो बेटा। हाँ जी सर। Yes, sir. तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, हम एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जैसे मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया, बेंडिंग का, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये लॉस, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे यूज होने वाली हैं। अब समझो, ये है हमारा ग्लास स्लैब, हमने रे पास की। जैसे हमने रे पास की तो उस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये रे जानी चाहिए स्ट्रेट, स्ट्रेट जानी चाहिए ना। बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो रेयर, ये एयर है और ये ग्लास है, तो एयर से, ये एयर से जब ग्लास में लाइट जाती है तो रेयर से डेंसर जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये सीधी जानी चाहिए थी, मैं इसको डॉटेड में ले गया सीधी लाइन को, बट एक्चुअल में ये गई नहीं, ये बेंड हो गई। तो बेंड हो गई, तो इस एंगल को हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसे 1 और इसे भी 1 बोल दिया। ये पहला सरफेस था तो इसको 1, इसको 1 बोल दिया। अब जब बाहर निकल रहा है ना तो इस पॉइंट पे तो अभी डेंसर टू रेयर हो गया। केस समझना जरा, पहले पॉइंट पे क्या हुआ, रेयर टू डेंसर, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है, अब ग्लास से बाहर आ रहा है। तो जब ग्लास से बाहर आएगा तो डेंसर हो गया अंदर, अब रेयर हो गया बाहर। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट वो सीधा ना जाके बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो फाइनली ये रे बाहर आई ना, इसे कहते हैं एमर्जेंट रे। क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली रे दोबारा से सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसे हम कहते हैं एमर्जेंट रे। सो व्हाट इज एमर्जेंट रे? The refracted ray when finally comes out in same medium, when finally refract out in same medium called emergent ray। और simple word में, refraction होने के बाद जब रे दोबारा बाहर आ जाती है मीडियम से, उसे हम नाम दे देते हैं एमर्जेंट रे। और हमने इस एंगल को दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। एंगल I1 और R2 देखा गया है सेम होता है, नियर अराउंड सेम वैल्यूज होती है, और R1 और I2 सेम होता है। मैथ्स लगाओगे ना तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो जाते हैं ये मैथ्स के हिसाब से। तो ये वाला एंगल सेम होता है, और बाहर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल सेम होता है। इसे कई बार एंगल ऑफ एमर्जेंट भी कह दिया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्या कह रहा है ये कि क्या हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं थ्रू ग्लास स्लैब, कि जब रे ऑफ लाइट ग्लास में जाती है तो मीडियम 1 पे उसको स्ट्रेट जाना चाहिए, बट वो बेंड कर जाती है क्योंकि एयर टू ग्लास हो गया, यानी रेयर टू डेंसर हो गया। फिर डेंसर में जाने के बाद यहाँ से ये फिर सीधी जानी चाहिए, बट अब ये डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, क्या है ये चीज, इसको आप ध्यान से समझो जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि आप इस रे को सीधा जाने दो, इस रे को सीधा जाने दो, इसको आप इधर ले जाओ। तो जो ये रे है ना, ये रे, ये आप देखो बिल्कुल पैरेलल है। इंसिडेंट रे जो डॉटेड में लेके आया हूँ और जो एमर्जेंट रे है, ये बिल्कुल पैरेलल है इंसिडेंट रे के, बिल्कुल पैरेलल।
तो ये जो पैरेलल है ना, तो इस पैरेलल शिफ्ट को एक्चुअली में रे ऐसे जानी चाहिए थी, बट इतना शिफ्ट हो गया। इतना शिफ्ट होने से इस शिफ्ट को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ठीक है, लिख लो बेटा कॉपी में, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस शिफ्ट को कहते हैं, तो एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहाँ पे ये 90 का एंगल ड्रॉ हो रखा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, जो हमने डॉटर डॉटर लेके आए ना, तो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया हमने, एंड एमरजेंट रे। लो बेटा नोट कर लो। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमरजेंट रे and incident ray is called lateral displacement। जल्दी से नोट कर लो और नोट करके मुझे आप डन बोलो। देखो क्वेश्चन देखो जरा एक बार ध्यान से। अब इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री ऑन अ ग्लास स्लैब। तो ये देखा गया है क्या होता है जब रे ऑफ लाइट फॉल करती है नॉर्मली। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से, यहाँ डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ये डायग्राम है, ये आपका पॉइंट है जहाँ रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है। अब आपको पता है जहाँ रे ऑफ लाइट फॉल करती है, थोड़ी डायग्राम टेढ़ी बन गई, जहाँ रे ऑफ लाइट फॉल करती है, डायग्राम टेढ़ी बन जा रही है। मान लो ये आपकी रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो जहाँ रे ऑफ लाइट फॉल करती है वहीं पे हम 90 का एंगल बनाते हैं, पता है ना आपको, इसे मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, है ना, वहीं पे 90 का एंगल बनाते हैं ना, टू मेजर द एंगल। तो अब क्या है कि जहाँ रे ऑफ लाइट पड़ रही है वहीं पे नॉर्मल आ रहा है, तो रे ऑफ लाइट और नॉर्मल में एंगल हो गया 0। तो ये देखा गया कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करती है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 में जाते हुए, तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता नॉर्मल पे, नॉर्मल में उसकी स्पीड पे कोई चेंज नहीं आता, जिस कारण वो रे सीधी चली जाती है, बेंड नहीं होती। नहीं तो अगर ये ऐसे आती, देखो अगर ये रे ऐसे आती तो इस पॉइंट पे हम 90 ड्रॉ करते, बोलो हाँ या ना, करते ना 90 ड्रॉ, ताकि हमें एंगल आई पता चल जाता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रे भी ऐसे आ रही है और नॉर्मल भी वही पॉइंट है, नॉर्मल भी वही पॉइंट है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट में कितना एंगल है ये बताओ। यहाँ पे तो एंगल होगा कुछ, बट अगर रे ऑफ लाइट भी नॉर्मली आ जाए और हम उस पर नॉर्मल ड्रॉ करें जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है, तो उनके बीच में एंगल होगा कुछ, 0 होगा। तो एंगल आई 0 हो गया और एंगल आर भी क्या हो गया, 0। तो ऐसे केस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट गो स्ट्रेट। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट विल हैपन इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली इन अ ग्लास स्लैब, आप बोलो इट विल गो स्ट्रेट बिकॉज इन सच सिचुएशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। कोई डाउट है बोलो जरा बेटा मुझे, एनी डाउट? जो मैंने बताया समझ में आ गया? नो सर, नो डाउट। नो डाउट? चलो हाँ इसे जी। जरा नोट, हाँ इसे नोट कर लो जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल हैपन इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली ग्लास स्लैब पे फॉल करती है, तो जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका नॉर्मल है उसके बीच में कोई एंगल नहीं है, 0। और ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि जो वेलोसिटी है उसमें फर्क नहीं पड़ता 90 के एंगल पे, जिस कारण वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट बेंडिंग। सो जस्ट कीप इन माइंड। तो आंसर लिख लो, द रे विल गो स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। आंसर में क्या आएगा, रे विल गो स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। लो बेटा नोट कर लो, नोट करके डन बोलो।